नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसमें बिहार में और शायद देश भर में काफी क्या कहूँ हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल। ये कहानी है भागलपुर की। अडानी समूह को मिली 1050 एकड़ जमीन। हाँ। और वो भी कथित तौर पर सिर्फ ₹1 सालाना की लीज पर। ये सुनने में ही बहुत चौंकाने वाला लगता है। और ऐसा नहीं कि ये कोई बंजर जमीन हो, कहा जा रहा है कि इस पर लाखों पेड़ थे। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से आ रही है। न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, नेताओं के बयान भी हैं, विकिपीडिया से समूह की थोड़ी पृष्ठभूमि पता चलती है, और सबसे जरूरी जमीनी स्तर पर किसानों और कुछ विश्लेषकों की बातें भी सामने आई हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि इन सब में हमें काफी अलग-अलग, यहाँ तक कि एकदम उल्टी बातें भी सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सारे धागों को जरा सुलझाएं, देखें कि अडानी समूह की बिहार में ये जो कथित गतिविधियां हैं उन पर जो आरोप लग रहे हैं, किसानों के जो दावे हैं, और फिर दूसरी तरफ उनके भविष्य के जो बड़े बड़े निवेश के प्लान हैं, इन सब को मिलाकर एक संतुलित तस्वीर बनाने की कोशिश करें। ये ₹1 वाला सौदा आखिर है क्या चीज? सही। और ये जो विकास के वादे हैं उनके पीछे जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले वो आरोप जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, कई स्रोतों में इसका जिक्र है, खासकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे जोर शोर से उठाया है, और कुछ जमीनी रिपोर्टें भी यही कहती हैं। दावा ये है कि भागलपुर जिला है, हाँ। उसमें पीरपैंती इलाका, जी। वहाँ करीब 1050 एकड़ जमीन है। हाँ। और कहते हैं कि उस पर लगभग 10 लाख पेड़ हैं, आम, लीची, सागवान जैसे। हाँ, अच्छी खासी हरी भरी फलदार जमीन। और ये जमीन अडानी समूह को दे दी गई है एक पावर प्लांट लगाने के लिए। 33 साल की लीज पर ऐसा कहा जा रहा है। और लीज की कीमत सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष, हर साल बस ₹1। हाँ, आरोप तो यही है। ये वाकई विश्वास करना मुश्किल है। भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी भी कहते हैं हम। हाँ, बिहार का एक अहम जिला है, गंगा किनारे बसा है, खेती किसानी वाला इलाका है, अपनी अंगिका संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर जैसा कि पवन खेड़ा और बाकी रिपोर्ट्स बता रही हैं, अडानी समूह एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाने जा रहा है, कोई 2400 मेगावाट का। जी, और इसमें निवेश भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है, करीब 21,400 करोड़ रुपए का। ये बिहार के लिहाज से देखें तो एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। लेकिन ये तो हुई एक तरफ की बात, नेताओं के बयान, रिपोर्ट्स। पर जब जमीन पर उतरते हैं, जैसा कि कुछ चैनल्स जैसे मुलिटिक्स और HW न्यूज, उन्होंने किसानों से बात की। हाँ, उनके इंटरव्यू सामने आए, तो वहाँ कहानी कुछ और ही नजर आती है। किसान तो साफ साफ कह लें कि भाई हमसे जबरदस्ती जमीन ली गई। कुछ ने तो ये तक कहा कि उनसे पहले पेंसिल से साइन करवा लिए और बाद में किसी ने उस पर पेन चला दिया। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। ये तो सीधी धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल। और एक किसान के शब्द थे, वो मुझे याद है, उन्होंने कहा, सरकार हम लोगों को बुड़बक बना के जमीन ले लिया है। उफ, बुड़बक बना के, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह जाता फिर। हाँ, इसमें वो भरोसे टूटने वाली बात है, छले जाने की भावना है। और मुआवजे को लेकर भी बड़े सवाल हैं। किसानों का कहना है कि पैसा एक तो बहुत कम मिला, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा, और दूसरा उसमें भी भारी गड़बड़ी हुई, भेदभाव हुआ। एक RTI के हवाले से ये बात भी सामने आई कि वहां जमीन का जो सरकारी रेट है वो करीब 19 लाख रुपए प्रति एकड़ है। 19 लाख रुपए प्रति एकड़? हाँ, लेकिन किसानों को मिला क्या? सुनने में आ रहा है कि किसी को 8,400 रुपए प्रति एकड़, किसी को शायद उससे भी कम। क्या 19 लाख रुपए कहाँ और 8,400 कहाँ? ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है, आरोप यह भी है कि एक ही परिवार के अलग अलग लोगों को एक ही जमीन के लिए अलग अलग रेट दिए गए हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक ही जमीन है, परिवार एक ही है, तो रेट अलग अलग कैसे? हाँ, यही तो सवाल है। ये पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा करता है कि भाई कोई स्टैंडर्ड था भी या नहीं, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया। हाँ। सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल, लाजमी है सवाल उठना। और एक और बड़ी क्या कहूँ विसंगति, किसानों का ये भी दावा है कि उनकी जमीन गंगा के पास है, उपजाऊ है, लाखों फलदार पेड़ लगे हैं उस पर, आम, लीची के। उसे सरकारी कागजों में बंजर दिखा दिया गया। बंजर?
जिस जमीन पर लाखों पेड़ हों, फलदार पेड़, वो बंजर कैसे हो सकती है? मेरा भी यही सवाल है। ये कैसे संभव है? कहीं ये मुआवजा कम करने का तरीका तो नहीं था? ये चिंता तो किसान भी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी रोजी रोटी का साधन था, उन पेड़ों से आमदनी होती थी, उसको बंजर बताकर न सिर्फ मुआवजा कम किया गया बल्कि उनके जीने के साधन को ही नजरअंदाज कर दिया। और विरोध की आवाजों को दबाने के भी आरोप लगे हैं। हाँ, ये भी सुनने में आया। कहा गया कि जब प्रधानमंत्री का दौरा था उस इलाके में तो कुछ जो किसान ज्यादा बोल रहे थे उन्हें या तो नजरबंद कर दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि वो अपनी बात न रख सकें। जी। एक कहानी तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। अजीत नाम के ग्रामीण है, उनका घर ही आधा अधिग्रहित कर लिया। क्या कह रही हैं आप? आधा घर? हाँ, आप सोचिए किसी का घर बीच में से लाइन खींचकर आधा ले लिया जाए। ये कितना अमानवीय लगता है। ये सिर्फ जमीन या पैसे का मामला नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनके घर, उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने रखा जाता है। जो सरकारी पक्ष है या सरकार के समर्थक है, उनका क्या कहना है? हाँ, उनका तर्क अलग है। वो कहते हैं कि देखिए, ये प्रोजेक्ट पहले सरकारी था, बिहार सरकार का था, लेकिन शायद बाद में सरकार को लगा कि ये आर्थिक रूप से प्रैक्टिकल नहीं है, वायबल नहीं है, तो इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। अच्छा। फिर बाकायदा टेंडर निकाला गया, बोलियां लगी और उस बिडिंग प्रोसेस में अडानी समूह ने सबसे अच्छी बोली लगाई और उन्हें यह प्रोजेक्ट मिला। बीजेपी के नेता भी यही तर्क देते हैं कि भाई सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, टेंडर से हुआ है और ये तो बिहार में निवेश आ रहा है, इससे विकास होगा। लेकिन अगर टेंडर हुआ है तो फिर ये 1 रुपए वाली बात कहां से आई? क्या ये टेंडर की शर्तों में था? ये थोड़ा साफ नहीं होता। नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। और अगर टेंडर हुआ भी तो सवाल यह है कि क्या जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया इतनी गैर पारदर्शी हो सकती है? क्या टेंडर में ये सब बातें तय नहीं होती? सही बात है, ये सवाल तो है। और इन सवालों के साथ साथ एक और एंगल जुड़ गया इसमें, बिजली की कीमत का। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। पवन खेड़ा और दूसरे आलोचक ये आरोप लगा रहे हैं कि इस प्लांट से जो बिजली बनेगी वो बिहार के ही लोगों को बहुत महंगी बेची जाएगी, करीब 6.5 रुपए प्रति यूनिट। 6.5 रुपए? ये तो काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ, उनका दावा है कि तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में यही रेट करीब 4 रुपए है, महाराष्ट्र में 3 रुपए के आसपास है। तो अगर ये सच है तो फिर वो जो बात कही जा रही है डबल लूट वाली। हाँ, इसीलिए कुछ आलोचक इसे डबल लूट कह रहे हैं कि एक तरफ तो जमीन लगभग मुफ्त में ले ली और दूसरी तरफ उसी जमीन पर बने प्लांट से बिजली भी महंगी बेचेंगे वहीं के लोगों को। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है अगर ये आंकड़े सही हैं। जी, तो ये भागलपुर वाला मामला जो है इसमें कई परतें हैं। जमीन की कीमत का सवाल है, उन लाखों पेड़ों का सवाल है, मुआवजा सही मिला या नहीं मिला, कैसे मिला ये सवाल है, पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी ये सवाल है, विरोध को कैसे हैंडल किया गया ये सवाल है, और आखिर में बिजली की कीमत का सवाल। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही जटिल मुद्दा बना देते हैं। और यहां सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं दिखता, बल्कि एक भरोसे का संकट ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल, पारदर्शिता और भरोसे का संकट जी, जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर एक चुनौती बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई भागलपुर की कहानी, पर क्या ये बस एक अकेला मामला है या जैसा कि कुछ आलोचक कह रहे हैं ये एक पैटर्न का हिस्सा है? अडानी समूह से जुड़े विवादों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ, अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आलोचक जैसे पवन खेड़ा या राजनीतिक विश्लेषक राजू परुलेकर वो इसी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े चुनावों से ठीक पहले अडानी समूह को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अच्छा, जैसे वो उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, सुना है। झारखंड के गोड्डा में पावर प्रोजेक्ट है जिस पर भी काफी विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्या के जंगलों में कोयला खदान का मामला है, वो भी चुनावों से जुड़ा बताया जाता है। पवन खेड़ा ने तो एक तरह से तंज करते हुए कहा भी था, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं। मतलब इशारा साफ है कि शायद राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इसी को शायद वो याराना पूंजीवाद या क्रोनियज्म कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, मतलब सरकार और किसी खास बड़े बिजनेस ग्रुप के बीच इतने करीबी रिश्ते कि उसका फायदा उस ग्रुप को सरकारी ठेकों, सस्ती जमीन या नियमों में बदलाव के रूप में मिले। और ये आरोप अडानी समूह पर अक्सर लगता है। हाँ, ये आरोप काफी समय से लग रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी के जो कथित करीबी रिश्ते बताए जाते हैं उसको लेकर। आलोचक कहते हैं कि इसी करीबी की वजह से उन्हें सरकारी ठेके आसानी से मिल जाते हैं, सस्ती जमीन मिल जाती है, या फिर नियमों में इस तरह बदलाव कर दिए जाते हैं कि उन्हें फायदा हो, जैसे वो हवाई अड्डों वाला मामला था। हाँ, एयरपोर्ट्स वाला। क्या हुआ था उसमें?
आरोप है कि एयरपोर्ट्स की बोली प्रक्रिया में जो अनुभव से जुड़े नियम थे उनमें बदलाव किया गया और उस बदलाव के बाद अडानी समूह ने एक साथ कई एयरपोर्ट्स का संचालन हासिल कर लिया। इस पर काफी सवाल उठे थे कि क्या ये बदलाव सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। इन आरोपों को समझने के लिए शायद ये भी जरूरी है कि हम अडानी समूह के स्केल को समझें। ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत विशाल समूह है। अब विकिपीडिया और दूसरे स्रोतों को देखें तो शुरुआत तो 1988 में गौतम अडानी ने एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे की थी और आज ये भारत का एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट बन चुका है। पता नहीं कितने सेक्टर्स में काम करते हैं ये लोग। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मुख्य रूप से पोर्ट्स यानी बंदरगाहों में तो ये शायद सबसे बड़े प्लेयर हैं भारत में। फिर बिजली उत्पादन है, ट्रांसमिशन है, कोयला खनन है, एयरपोर्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा वगैरह में भी अब बड़ा निवेश कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिस्ट लंबी है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि इतना सब होने के बावजूद समूह की आय का एक बड़ा हिस्सा, शायद 60% से ज्यादा, आज भी कोयले से जुड़े बिजनेस से आता है। हाँ, ये सही है। हालांकि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, पर कोयला अभी भी उनके लिए बहुत अहम है। और समूह की जो मार्केट वैल्यू है, शेयर बाजार में कीमत, उसमें भी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हाँ, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो जैसे भूचाल ही आ गया था। जनवरी 2023 की बात है शायद। जी बिल्कुल। हिंडनबर्ग रिसर्च वो एक अमेरिकी फर्म है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग मतलब वो किसी कंपनी के शेयर गिरने पर पैसा कमाते हैं। तो वो ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करते हैं जिनमें उन्हें गड़बड़ी नजर आती है। अच्छा, तो उन्होंने अडानी समूह पर क्या आरोप लगाए थे? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे कि अडानी समूह दशकों से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में खुल्लम खुल्ला हेरफेर कर रहा है। अकाउंटिंग में धोखाधड़ी के आरोप थे। ऑफशोर यानी विदेशी शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके पैसा इधर उधर करने के आरोप थे। बाप रे। इस रिपोर्ट के आते ही अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। उनकी मार्केट वैल्यू लगभग आधी रह गई थी कुछ ही दिनों में। हड़कंप मच गया था बिल्कुल। लेकिन अडानी समूह ने इन आरोपों को नकारा था शायद। हाँ, उन्होंने बहुत जोरदार खंडन किया था। कहा था कि ये रिपोर्ट गलत है, दुर्भावना से भरी है और ये भारत पर हमला है। और बाद में शेयरों में कुछ रिकवरी भी हुई थी। जी, रिकवरी हुई और मई 2024 तक उनकी मार्केट कैप वापस $200 बिलियन के पार चली गई थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अलावा भी, जैसा आप कह रहे थे, समूह पर कई तरह की आलोचनाएं और विवाद पहले से भी रहे हैं। विदेश में उन्हें जो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, उन पर भी सवाल उठे थे कि क्या इनमें भारत सरकार के डिप्लोमेटिक दबाव ने कोई भूमिका निभाई। और पर्यावरण को लेकर चिंताएं, वो ऑस्ट्रेलिया वाली कोयला खदान का मामला काफी सुर्खियों में था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में उनकी कार्माइकल कोल माइन परियोजना का दुनिया भर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। चिंता थी कि इससे ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको नुकसान पहुंचेगा, पानी की बहुत खपत होगी, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। भारत में भी शायद हसदेव अरण्य जैसे इलाकों में खनन को लेकर चिंताएं हैं। जी बिल्कुल। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही घना और जैव विविधता वाला जंगल है। वहां कोयला खदानों को लेकर भी अडानी समूह की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं और काफी विरोध हुआ है। वित्तीय मामलों को लेके भी कुछ चिंताएं थी शायद, कर्ज वगैरह को लेके। हाँ, समय समय पर एक्सपर्ट्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां समूह पर भारी कर्ज के बोझ को लेकर चिंता जताती रही हैं। कहते हैं कि समूह ने बहुत तेजी से विस्तार किया है और उसके लिए काफी कर्ज लिया है। हालांकि समूह हमेशा कहता रहा है कि उनका कर्ज नियंत्रण में है और उनके पास उसे चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति और कमाई है। स्टॉक मार्केट में हेरफेर के आरोप भी पहले लगे हैं। हाँ, कुछ पुराने मामले भी हैं। भारत की जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने 2007 में केतन पारेख स्कैम से जुड़े एक मामले में कथित हेरफेर के लिए कुछ समय के लिए अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर ट्रेडिंग से रोक भी लगाई थी। और टैक्स चोरी वगैरह के मामले, कुछ मामले तो सामने आए हैं। जैसे समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई हैं राजेश अडानी, उन्हें 2009-10 के आसपास डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने कथित कस्टम ड्यूटी चोरी और अंडर वैल्यूएशन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स लीक हुए थे, उनमें भी समूह से जुड़ी कुछ ऑफशोर कंपनियों का जिक्र आया था। हालांकि समूह ने हमेशा किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। हाँ, कुछ मौकों पर, जैसे एक मामले में उनके ऑडिटर डेलॉयट में कुछ चिंताएं जाहिर की थी। और वो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं राजू परुलेकर, उन्होंने तो एनसीपी नेता शरद पवार के साथ भी अडानी समूह के कथित नजदीकी संबंधों का जिक्र किया है। अरे बाप रे, ये तो
आरोपों और विवादों की काफी लंबी लिस्ट है। जी। यहाँ पर मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि ये सारी बातें हम अलग अलग स्रोतों के आधार पर बता रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया है, विश्लेषकों के लेख हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। बिल्कुल। हम इनके सच्चाई की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस तरह के आरोप और चिंताएं पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। एकदम सही कहा आपने, और ये जरूरी भी है साफ करना। ये जो व्यापक संदर्भ है, ये हमें भागलपुर वाले मामले को भी एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। कैसे? ये दिखाता है कि जब कोई समूह इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेट करता है, इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में, और अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल होता है जो सरकारी नीतियों और संसाधनों जैसे कि जमीन से जुड़े होते हैं, तो उस पर सवाल उठना, उसकी आलोचना होना, विवाद खड़े होना, यह लगभग स्वाभाविक हो जाता है। खासकर भारत जैसे देश में जहां जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण, ये सब बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। सही कहा। तो एक तरफ तो ये विवादों का, आरोपों का एक लंबा सिलसिला है, और दूसरी तरफ क्या है? क्या अडानी समूह बिहार के लिए सिर्फ विवाद ही लेकर आ रहा है या कुछ और भी तस्वीर है? नहीं, दूसरी तरफ भी एक तस्वीर है, और वो भी काफी बड़ी है। क्योंकि हमने वो बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट की खबरें भी देखी थीं, वहां तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। हाँ बिल्कुल, ये कहानी का दूसरा और शायद उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है कि इन विवादों और आलोचनाओं के साथ साथ ही अडानी समूह ने बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी पेश की हैं। अच्छा। दिसंबर 2023 में पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट हुआ था। उसमें समूह ने घोषणा की कि वो राज्य में अपना जो मौजूदा निवेश है, करीब 850 करोड़ का, उसे बढ़ाकर 7,700 करोड़ करेंगे। 7,700 करोड़ मतलब 10 गुने से भी ज्यादा। हाँ, ये बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी रकम है। और फिर अगले साल 2024 के समिट में इसे और भी बढ़ाया गया। जी हाँ, दिसंबर 2024 के समिट में समूह ने और भी बड़ी घोषणाएं कर दी, जिसमें अकेले 20,000 करोड़ रुपए का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाने का ऐलान शामिल था। 20,000 करोड़ का पावर प्लांट, और ये वही प्लांट है जिसके लिए भागलपुर में जमीन ली गई है। जी हाँ, ये वही पावर प्लांट है जिसको लेकर भागलपुर में जमीन अधिग्रहण का विवाद चल रहा है। अच्छा, और ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? ये कुछ खास तरह का प्लांट है? हाँ, ये थर्मल पावर प्लांट की एक आधुनिक तकनीक है। मतलब ये कोयले से बिजली बनाने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कम कोयला जलाकर ज्यादा बिजली बनाते हैं और प्रदूषण भी तुलनात्मक रूप से कम करते हैं। ठीक है, तो ये पारंपरिक कोयला प्लांट से बेहतर माने जाते हैं। जी, बेहतर माने जाते हैं। तो इस 20,000 करोड़ के पावर प्लांट के अलावा और किन किन चीजों में निवेश की बात हुई है? 7,700 करोड़ रुपए में और क्या क्या शामिल था? लिस्ट काफी लंबी है। जो मुख्य घोषणाएं थी उनमें शामिल है, एक तो सीमेंट। वारिसलीगंज है नवादा जिले में, वहां एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है, 10 मिलियन मीट्रिक टन सालाना क्षमता का। 10 मिलियन मीट्रिक टन मतलब 1 करोड़ टन सालाना। ये तो बहुत ही बड़ा प्लांट होगा। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश बताया गया है। और फिर स्मार्ट मीटर। बिहार के 5 जिलों सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा प्रोजेक्ट भी उन्हें मिला है। इसमें करीब 2.8 करोड़ स्मार्ट मीटर लगने हैं और 2100 करोड़ रुपए का निवेश है। अच्छा, स्मार्ट मीटर भी? इसके अलावा लॉजिस्टिक्स यानी सामान की ढुलाई वगैरह, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्री लॉजिस्टिक्स मतलब फसल का भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की बात कही है। एग्री लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या आता है? इसमें बड़े बड़े वेयर हाउसिंग पार्क बनाना शामिल हैं, जहां किसान अपनी फसल रख सकें या कंपनी अपना सामान स्टोर कर सकें, कोल्ड स्टोरेज वगैरह। और कुछ? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ रहा है ना, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। तो सीमेंट, बिजली, स्मार्ट मीटर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, ईवी चार्जिंग, ये तो वाकई बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की योजनाएं लग रही हैं। जी बिल्कुल, और समूह का दावा है कि इन सारे निवेशों से बिहार में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। नौकरियों की बात तो हमेशा ही अहम होती है, खासकर बिहार जैसे राज्य में। हाँ, समूह यही कह रहा है। और अडानी एंटरप्राइजेस के जो निदेशक हैं प्रणव अडानी, उन्होंने इन सम्मेलनों में बिहार सरकार की नीतियों की और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन की बहुत तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश का माहौल बहुत अच्छा बन गया है। उन्होंने नीतीश कुमार के पुराने कामों का भी जिक्र किया, जैसे जब वो रेल मंत्री थे तो IRCTC टिकटिंग सिस्टम लाए या गुजरात में मुद्रा पोर्ट का आइडिया दिया। अच्छा, मतलब ये दिखाने की कोशिश कि वो विकास को समझते हैं और अडानी समूह
उनके विजन में साथ दे रहा है। शायद यही संदेश देने की कोशिश थी। तो यहाँ एक तरफ विकास की एक बहुत चमकदार तस्वीर पेश की जा रही है, हजारों करोड़ का निवेश, आधुनिक प्लांट, स्मार्ट मीटर, लॉजिस्टिक्स हब और सबसे बढ़कर हजारों नौकरियों का वादा जी। और दूसरी तरफ भागलपुर के वो किसान हैं जो जबरदस्ती, कम मुआवजे, धोखाधड़ी, अपनी जमीन, अपने पेड़ छिन जाने की बात कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें ये एक साथ कैसे फिट होती हैं, ये समझ नहीं आ रहा। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है, सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ भविष्य का एक सुनहरा सपना दिखाया जा रहा है, औद्योगिकरण होगा, बिजली आएगी, सड़कें बनेंगी, रोजगार मिलेगा, और दूसरी तरफ वर्तमान की एक कड़वी हकीकत है, जमीन अधिग्रहण से पैदा हुआ गुस्सा और असंतोष, पारदर्शिता पर गंभीर सवाल और उन लोगों की चिंताएं जिनकी जिंदगी इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर उथल-पुथल हो रही है। ये वही पुरानी बहस है शायद, विकास बनाम विस्थापन। हाँ, यह कह सकते हैं कि विकास का मॉडल कैसा हो, इस पर ही एक बुनियादी सवाल है ये। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो वाकई काफी उलझी हुई है, कॉम्प्लेक्स है जी। एक तरफ भागलपुर में अडानी समूह पर लगे वो गंभीर आरोप है कि उन्हें तरजीह दी गई, जबरदस्ती जमीन ली गई, पेड़ों को नजरअंदाज किया गया, मुआवजा नाकाफी और गलत तरीके से दिया गया, जैसा कि पवन खेड़ा, किसान और कुछ जमीनी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और फिर ठीक दूसरी तरफ अडानी समूह के ही बिहार के भविष्य के लिए वो हजारों करोड़ों के निवेश के बड़े बड़े वादे हैं, सीमेंट फैक्ट्री, आधुनिक पावर प्लांट, स्मार्ट मीटर, लॉजिस्टिक्स हब और इन सबसे पैदा होने वाली नौकरियों का सपना। बिल्कुल। हमने कोशिश की कि अलग अलग स्रोतों से न्यूज़, विकिपीडिया, एक्सपर्ट्स की बातें और सबसे जरूरी किसानों की आवाजें, इन दोनों ही पहलुओं को सामने रखें और समझें। और ये स्थिति कुछ बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है, और ये सवाल सिर्फ बिहार या सिर्फ अडानी समूह तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, ये तो शायद पूरे देश में जो विकास का मॉडल चल रहा है उस पर लागू होते हैं। बिल्कुल, कि जब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं तो ये कैसे पक्का किया जाए कि उनका फायदा सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों को ही न मिले, बल्कि जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचे और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। और सबसे बड़ा सवाल शायद वो पारदर्शिता और न्याय का है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजे का तरीका, इसे कैसे इतना पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाया जाए कि किसी किसान को ये न लगे कि उसे बुड़बक बनाया गया है। कि उसकी मर्जी, उसकी सहमति सच में मायने रखती है। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, विकास तो जरूरी है, निवेश भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये विकास किसके लिए हो रहा है और किस कीमत पर हो रहा है। क्या हम विकास के ऐसे मॉडल नहीं बना सकते जो ज्यादा समावेशी हो, जिनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी ज्यादा हो, जिनमें पर्यावरण की चिंताओं को सिर्फ एक खाना पूर्ति ना समझा जाए बल्कि गंभीरता से लिया जाए? इन सवालों को सिर्फ विकास समर्थक या विकास विरोधी जैसे आसान खांचों में बांट देना शायद सही नहीं होगा। मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, शायद जरूरत इस बात की है कि इन जटिल मुद्दों पर लगातार खुली बहस हो, सवाल पूछे जाएं और जवाबदेही तय की जाए, सरकारों की भी और कॉर्पोरेट्स की भी। ये ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं जिन पर हमें लगातार सोचने और बात करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में विकास और लोगों के अधिकारों के बीच का ये जो टकराव है ये कम हो सके और हम एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा न्याय संगत रास्ता खोज सकें। बिल्कुल, इसी सोच के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी, धन्यवाद।